हेलो दोस्तों। आज जो है हम बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करने जा रहे हैं। और रिवीजन में जो है हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। और इसको रिवाइज करने का वे ये रहेगा कि हम यूनिट वाइज जो है पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे फ्रॉम यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फिफ्थ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट नंबर फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट के। और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखिए। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, आप आपके नोट्स बनाते चलिए साथ में। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि दिस आर इम्पोर्टेंट और आपको याद रखने चाहिए, तो आप अपने एक नोट्स बनाते चाहिए, ताकि सेकेंडरी जब रिवीजन आप ले रहे हैं या एग्जाम के पहले आप उसको रीड कर रहे हैं, तो वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन करने में, और वो भी कम समय में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What do you mean by business environment? Okay, describe it, characteristics and objects. Business environment क्या होता है और उसकी characteristics और objects को हमें describe करना है। अब दोस्तों, यदि हम बात करें business environment की, तो ये जो है हमारे दो शब्दों से बना है, business और environment की। वहीं हम यदि बात करें कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो इजी टर्म्स में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू गुड्स हो सकते हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं, है ना, जितने भी, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं, है ना। वहीं यदि हम कॉम्बिनेशन में बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो जितने भी फैक्टर्स, ऐसा रहता है कि बिजनेस है तो वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, अलग अलग एलिमेंट से प्रभावित होता है। तो ऐसे जितने भी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कोई नेचुरल फैक्टर हो सकता है, कोई इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, या कोई कल्चरल या पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, जो कि ऑल फैक्टर्स, जैसे कि ये वाले जो हमने बात की है, विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस, जो बिजनेस को प्रभावित करे, इज टर्म्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आप लिख लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग जो है, ये आपको हेल्प करेगा। मैं इसमें और आपको एडिशन करवा देती हूँ, जैसे कि और फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स एज नेचुरल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, उसके बाद आप लिखिए फिजिकल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस इज टर्म्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसा माहौल या ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझें, कोई नेचुरल कलामिटी हो गई, ये एक नेचुरल फैक्टर कहलाएगा। कोई नेचुरल कलामिटी हो गई, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया आपके एरिया में, उसके कारण ये हुआ कि आपका बिजनेस प्रभावित हो गया, उसकी सेल्स जो है डाउन हो गई। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी सेल्स कम हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। तो उसी को ही हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसमें मेन रोल किसका है, नेचुरल। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब जो है हम इसकी फीचर्स को यदि देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से बना है, जैसे कि अभी मैंने आपको लिखवाया कि ये नेचुरल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, इसके अलावा आप फिजिकल लिखिए, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, और जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ, अलग अलग फैक्टर्स से बना है। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट का मेन जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, दैट इज ऑन द, इसके दो तरीके के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन
आपका अंदर का माहौल इंटरनली, मतलब जो चीज बिजनेस के कंट्रोल में है कि बिजनेस की क्या पॉलिसीज हैं, क्या एम है, और उसके कारण हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। और वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी आउटसाइड फैक्टर्स के कारण जब हमारा बिजनेस प्रभावित होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे नेचुरल कैलामिटी की यदि हम बात करें तो क्या ये बिजनेसमैन के ऊपर है क्या उसको कंट्रोल करना? नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और वहीं यदि हम बात करें कि बिजनेस की जो है कोई पॉलिसी बनी है बट उसको कुछ समय के बाद देखा जा रहा है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है बिजनेस को, तो इसको बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि बिजनेस पॉलिसी खुद नहीं बनाई है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़े हम। वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन जो है डिपेंड करता है। यहाँ इंडिया में जो बिजनेस चल रहा है या जिस वे में चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी कंट्री में भी उसी वे में ही इम्पैक्ट करें, है ना? क्योंकि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अलग अलग वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि इट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जैसे कि जब हम बात करें, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के वे में भी जो है हमारा बिजनेस जो है प्रभावित होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे इकोनॉमिकली आपका सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ पे किस तरीके की इकोनॉमी है, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। और वहीं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये बाकी के फैक्टर्स आ जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक के अलावा कल्चरल, पॉलिटिकल, फिजिकल, डेमोग्राफिक, ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स, एक्चुअली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, नाम भले डिफरेंट है पर कहीं ना कहीं इसके फैक्टर्स जो हैं वो सेम कंपोनेंट से बने हैं। कंपोनेंट में अगेन आपका बिजनेस के एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यदि हम बात करें तो वहां पे आपका कौन कौन से फैक्टर आ जाएगा? कल्चरल एंड सोशल फैक्टर आ जाएगा, जहाँ पे आपके ट्रेडिशनल बिलीफ्स क्या बोलते हैं लोगों के, उसके हिसाब से आपका एनवायरनमेंट बिजनेस का इम्पैक्ट करेगा, है ना? उसको डिटेल में देखेंगे अभी हम। और फिर नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाएगा आपका, पॉलिटिकल आ जाएगा, फिजिकल आ जाएगा, डेमोग्राफिक आ जाएगा। इस तरीके से ये सभी जो है कंपोनेंट्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट के। फिर जो है अनसर्टेनिटीज, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज और हर्डल्स से जो है प्रभावित है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास हर्डल्स या थ्रेट्स आते हैं, बट बिजनेस एनवायरनमेंट से ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उन थ्रेट्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो है पार करके जो है आगे की तरफ बढ़ पाए, है ना? तो जैसे कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें, तो जब आपका कोई बिजनेस है तो वहां पे हम आप किस चीज के लिए सोचेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ द, जो आपके बिजनेस में लोग आते हैं वो पॉपुलेशन जो है किस टाइप की है, लोग क्या पसंद करते हैं, है ना? तो ये एक हर्डल है यदि हम उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं। जब हमारे हमारे समझ में ये आ गया कि लोगों को ये पसंद है और उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करें, देन हम जो है उसके आगे निकल जाएंगे। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है किसी एक चीज से जो है आपका बिजनेस जो है इन्वॉल्व है। इट इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, है ना? चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो। ओके, सो दिस आर द फीचर्स। और अब जो है उसके ऑब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
हम इन फैक्टर्स को समझते हैं, उसके पीछे क्या रीजन रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को समझें, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे रिसोर्सेस जो हैं बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएं या अनयूज्ड हो जाएं, हम उसका यूज ही नहीं कर पाए या फिर हम उसका मिसयूज कर दें। तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, ये एक मेन एम है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। फिर नो टू नो चैलेंजेस एंड हर्डल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो है हम ये समझ पाए कि हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, है ना। बिजनेस में क्या है मेन मकसद, कि प्रॉफिट अर्न करना, दैट मीन्स आपके कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देना, है ना। तो ही जो है आपका बिजनेस जो है आगे ग्रो करेगा। तो उन चीजों को समझना कि क्या चैलेंजेस है उस क्लाइंट तक, उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए, है ना। या ऐसा तो नहीं है हम कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी के लिए नुकसान कर रहे हैं हम। हमारा फर्नीचर का काम है तो हम फॉरेस्ट जाके और लकड़ियां काट के आ रहे हैं और वहां पे नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको देखना। तो टू नो द चैलेंजेस एंड हर्डल्स। फिर बात करें नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है कि आपको इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट का आपको नॉलेज हो। वहां पे आप क्या करते हैं, किन चीजों के बारे में ध्यान देते हैं कि आपके बिजनेस का एम क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज द गोल ऑफ योर बिजनेस, या आपकी बिजनेस की क्या पॉलिसीज हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इंटरनल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आपके इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है अलग अलग चीजों से बना है, कि आपके यहाँ पे जहाँ पे आपका बिजनेस है वहां पे किस तरीके की इकोनॉमी जो है वर्क करती है। इकोनॉमी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो सकती है जहाँ पे सिर्फ पूंजीवाद को ही जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सेकेंड जो इकोनॉमी होती है दैट इज सोशलिस्टिक, जहाँ पे सोसाइटी बेस्ड काम होते हैं, पैसे को कम महत्व दिया जाता है, जो कि अभी के समय में अनरियलिस्टिक है। और तीसरी जो होती है, जो हमारी इंडिया भी है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि कैपिटल और सोशलिस्टिक से मिलकर बनी हुई है, जहाँ पे पूंजी को भी महत्व देते हैं बट सोसाइटी का वेलफेयर भी सोचते हैं। तो उसका एवोल्यूशन करना, ये मेन एक बिजनेस एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन को समझना कि मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कैसा है, प्रोडक्शन वे कैसा है ना। कंजप्शन पैटर्न क्या है लोगों का, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मार्केट कंडीशन में आएंगी। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे, उन चीजों को समझना। जैसे कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होती है, तो आपका जो बिजनेस है उस क्या उतना टैक्स आप भर पाएंगे, उस चीज को फ्यूचर में जो होने वाला है उसको पहले से ही सोच कर रखना, तभी तो आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल होगा। टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, है ना। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, तो ये सब लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई। तो इन सब चीजों के लिए सोचना कि इसका क्या प्रभाव होगा हमारे बिजनेस पे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई है ना। एट लास्ट टैक्स किसको भरना है, आपको। तो ये जो है ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा, उसको शॉर्ट में ये 1 मिनट जो है जरूरी होता है ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें रिकॉल कर लें, ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आ जाता है आपका, नेचुरल फैक्टर हो सकता है, डेमोग्राफिक फैक्टर हो सकता है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग फैक्टर्स से बना हुआ है, ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये अनसर्टनिटीज से भरा हुआ है ना। इस तरीके की चीजें। वहीं ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो मेन इसका मकसद ये रहता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए,
इकोनॉमिक सिस्टम को समझा जाए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझा जाए, मार्केट कंडीशन को समझा जाए, है ना। इसके अलावा हमने ये देखा कि इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट का नॉलेज हमें कितना है और किस तरीके से है। तो इस ये सब चीजें जो है हमने अभी इस क्वेश्चन में देख ली। ये क्विक रिवीजन जो है जरूरी रहता है ना। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हमने इसका एक फीचर देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अलग अलग किससे बना है, कंपोनेंट से बना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं डिटेल में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े, बस उसको ही हम डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर जो है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बना है और इकोनॉमिक पॉलिसी से बना है यदि हम बात करें। और इसके अलावा यदि हम देखें तो इट इज मेंटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स से बना है, तो इसमें जो है आपका आ जाएगा कि आपका कैपिटल कितना लगा है, ये सब चीजें देखनी है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी यूज्ड हो रही है आपके बिजनेस में, है ना। स्टॉक कितना हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है उसके हिसाब से हमें उसको डील करना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहा था, उसका एक पॉइंट था कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमने सिर्फ ये लिखा उसमें इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो अब उसका एक कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक फैक्टर, तो इसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक पॉलिसी की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, जैसे कि लाइसेंसिंग पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकती है, फिजिकल पॉलिसी हो सकती है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके का बजट बनाया है, उसमें आपके बिजनेस के अंडर जो आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसके लिए कुछ कंसेशन है या कुछ सब्सिडी है या कुछ रिलीफ है या कुछ पैकेज रखा गया है, इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात होती है। वहीं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो वो अभी हमने डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक सिस्टम में किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हमारी जो है इकोनॉमी इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है कि जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। सोशलिस्टिक में जो है सिर्फ सोसाइटी के लिए ही सोचते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्टिक में सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, भले किसी का वेलफेयर हो नहीं हो, सिर्फ पैसा कमाना है। और मिक्स्ड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन सोचते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है इससे डील करता है। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर की यदि हम बात करें तो डेमोग्राफिक फैक्टर जो है आपको हेल्प करता है टू नो द पॉपुलेशन, ऐसे लोगों को जानना जिनसे आप डील कर रहे हैं कि किस टाइप के लोग जो है, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है जिसमें आपका बिजनेस जो है आप डील कर रहे हैं। ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं कि कम ही खरीदते हैं, है ना। फिर एज ग्रुप क्या है उन पर्टिकुलर लोगों का जिनसे जिनके गुड्स जो है या जिनके प्रोडक्ट्स से जो है आप डील कर रहे हैं। दैट मीन्स कुल मिला के यदि हम डेमोग्राफिक की बात करें तो आपके पॉपुलेशन को समझना कि उनका ग्रोथ रेट क्या है ना। तो ये होता है डेमोग्राफिक फैक्टर। फिर फिजिकल फैक्टर में अगर हम बात करें तो फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा आपका इनकम, डिमांड कितनी है ना, सप्लाई कितना है, कंजप्शन पैटर्न कितना है, ये सब चीजें जो है आपका आ जाएगा फिजिकल फैक्टर में। दैट मीन्स इन चीजों को समझना जरूरी है कि ये हमारे बिजनेस को, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज्यादा है ना। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको लगता है कि इसकी डिमांड ज्यादा है तो आप उस पर काम करेंगे कि इसका सप्लाई जो है होना चाहिए, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये है फिजिकल फैक्टर। फिर पॉलिटिकल फैक्टर की यदि हम बात करें तो आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, वो जो है आपको पॉलिटिकल फैक्टर के अंडर आती है, ठीक है। फिर सोशल एंड कल्चरल, जो लोग हैं आपकी सोसाइटी के, उनके क्या बिलीव्स हैं, है ना, या उनके क्या ट्रेडिशन है, वो किन चीजों को फॉलो करते हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस को तो चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो लोग हैं आसपास के
उनके बिलीव्स को आप तोड़कर और वहां पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट रख रहे हैं कि उन्हें वो चीज नहीं पसंद है, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी। अब दैट मीन्स यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करें तो अपनी सोसाइटी को जहां आप रह रहे हैं उनके लिए वेलफेयर सोचना, उनके नुकसान के प्रति कोई भी ऐसी चीज नहीं करना, दैट विल कम अंडर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। फिर लीगल फैक्टर, वेरियस लीगल एक्टिविटीज जो कि इम्पैक्ट कर सकती है आपके बिजनेस को, अलग अलग एक्ट्स बनाई गई है बिजनेस के लिए कि उनके रूल्स को फॉलो किया जाए। जैसे कि आरबीआई एक्ट बनी है, किस लिए बनी है आरबीआई एक्ट, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो है नॉर्म्स लिखे गए हैं कि इस तरीके से बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए और सब चीजें जो है, ये एक लीगल फैक्टर है। यदि इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा। तो ये हो जाएगा आपका लीगल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल कलामिटीज, है ना, इस पे हमने बात करी थी कि अर्थक्वेक या कुछ इस तरीके से, तो ये तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है। बट हम ध्यान रख सकते हैं यदि हमारा कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे आए दिन नेचुरल कलामिटीज होती है, तो जो है हम उसको एक कंसिडर करके कि इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, तो ये होता है नेचुरल फैक्टर। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेफिनेटली बिजनेस को इम्पैक्ट करता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण आपका बिजनेस डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपका बिजनेस आगे तो नहीं जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ये होते हैं कि नहीं, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, या कुछ एडिशन हुए हैं, तो ये होते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। और लास्ट जो फैक्टर होता है दैट इज इंटरनेशनल फैक्टर। ये डील करता है कि इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इंपोर्ट करके लाते हैं और या फिर कोई मशीनरी आप इंपोर्ट करके लाते हैं और उस मशीनरी से आपका काम आसान हो जाता है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल फैक्टर भी आपको इम्पैक्ट करेगा कि वहाँ की पॉलिसीज क्या है, कितने टैक्सेस लगेंगे या चार्जेस लगेंगे वहां से मशीनरी को लाने में। तो ये एक इंटरनेशनल फैक्टर होता है जब हम डील करते हैं इंटरनेशनली। ओके, सो दिस आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, क्विक रिवीजन में यदि देखें, इकोनॉमिक जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को कवर करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को। डेमोग्राफिक की बात करें यदि हम तो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। फिजिकल की बात करें तो इसमें इनकम, डिमांड, सप्लाई, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से हो रही है उसको देखा जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है उसको। सोशल एंड कल्चर, आपकी सोसाइटी को ध्यान रखना है। लीगल फैक्टर, लीगल एक्ट्स को कंसिडरेशन करना है। नेचुरल फैक्टर, नेचुरल कलामिटीज। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, कुछ एडिशन तो नहीं हुआ है जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल फैक्टर। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें डिस्कस करना है। दोस्तों, यदि ग्लोबलाइजेशन की बात करें हम, तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करती है तो उसे हम कह सकते हैं इट इज ग्लोबलाइजेशन। यानी इसको यदि हम डिटेल में ले जाएं, व्हेन वन कंट्री मेक इट्स रिलेशन विद अदर कंट्री, इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू बिजनेस, है ना। एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है, या फिर दूसरी कंट्री ना बोल के हम बोले वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के साथ जब बिजनेस करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो लिख लीजिए आप, ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हेन वन कंट्री do business with various countries is known as globalization। इसका मतलब साफ हुआ कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होके उनके साथ काम करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उनसे हम बिजनेस के लिए हेल्प मांगते हैं, वो हमसे बिजनेस के लिए हेल्प मांगते हैं, उसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब जो है इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यदि हम बिजनेस जो है
हमारे बिजनेस को जो है ऊपर लेवल तक ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि हम देश से आगे बढ़कर विदेश तक पहुंच रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो लेट अस सी, ये यहाँ पे जो है आपको मीनिंग दिख रहा है, आप मीनिंग जो है लिख लीजिए ग्लोबलाइजेशन का। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? जब भी ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्सपर्टाइज लेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, दैट मीन कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी। न्यू टेक्निक, हम कोई नई टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट कर पाएंगे ग्लोबलाइजेशन की मदद से, है ना। हो सकता है कोई मशीनरी हम यूज कर रहे थे, वो 10 घंटे में प्रोडक्ट डिलीवर कर रही थी, है ना, और हमने कोई न्यू टेक्निक स्टेब्लिश की जिससे जो है हमारा टाइम जो है 5 घंटे से कम हो गया, और अब जो है हमारा प्रोडक्ट 5 घंटे में ही बन रहा है। तो न्यू टेक्निक से ग्लोबलाइजेशन हमें हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो हो। तो इससे जो है क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। यदि हम दूसरी कंट्रीज के कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ की एक्सपर्टाइज का यूज करें, तो वहाँ क्या होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यदि हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी, नेशनल इनकम बढ़ेंगे, एंड दिस विल प्रोवाइड अ इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं हमारे पास यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो उससे भी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोडक्ट्स, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स जो है हमें अवेलेबल होंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इससे इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि हम लोकल लेवल पे काम ना करके अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना चालू कर देंगे। फिर जो है फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी मजबूत होंगे, क्योंकि जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो है बहुत सारे देशों के साथ जो है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो है अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो भी स्ट्रांग होंगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होने के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करने से क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो लेट अस सी डाउनफॉल ऑफ लोकल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री में कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो काम कर रहे थे, बट हमने उनकी हेल्प लेने के बजाय हम फॉरेन मार्केट में चले गए और वहां से हेल्प ले रहे हैं, तो जो लोकल इंडस्ट्री है उनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ सकती है, क्योंकि जहां पर लोग काम कर रहे थे, इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने किसी मशीनरी को इंपोर्ट कर लिया। तो पॉसिबिलिटी है कि जहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको रिमूव कर दिया विद द मशीनरी, है ना, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जनरेट हो सकती है। अबेंडेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसा हो जाएगा कि भरपूर मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं हमको अवेलेबल होंगी, तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारी जो कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगी। ओके, प्रेशर ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होगा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, मतलब उनकी वजह से जो है हमारे ऊपर प्रेशर बिल्टअप होगा, जैसे कि अंकटाड हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई। हम बड़े लेवल पे लोन लेना स्टार्ट करेंगे तो उसको चुकाना, इस तरीके के प्रेशर्स जो है उससे निपटना पड़ेगा। और जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं हम दूसरी कंट्रीज से कांटेक्ट करते हैं, उनसे मदद लेते हैं बिजनेस प्रोविजन में, तो हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये हमने देखा ग्लोबलाइजेशन, जहां पे एक कंट्री बहुत सारी कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, रिलेशन बनाती है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स हम ओवरऑल ग्लोब, ओवरऑल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं हमारे सामने हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। ओके,
अब जो है हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स, मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लिबरलाइजेशन क्या है, इसके मेरिट्स बताने हैं और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं लिबरलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, द वर्ड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग unnecessary restrictions, है ना, रिमूविंग unnecessary restrictions एंड कंट्रोल। जितने भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं या कंट्रोल है गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, उसको हटाना जो है उसी को ही हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन कहाँ से आया वर्ड, या ग्लोबलाइजेशन अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा, वो कहाँ से आया। तो दोस्तों 1991 में जो है हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी। उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, और पीएम जो थे वो नरसिम्हा राव थे। तो वो लोग जो है, मनमोहन सिंह जो है वो एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे 1991 में, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन। एल से, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, कि हमें हमारी कंट्री को जो है लिबरल करना है। यानी जितने भी रेस्ट्रिक्शंस, जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे उस समय स्पेशली बिजनेसेस के ऊपर, तो जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना, है ना। और प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन एम यही था कि प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना आगे बढ़ने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छी चीज ये होती है कि उनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट ना। तो प्राइवेटाइजेशन लेके आए थे। और ग्लोबलाइजेशन यानी हमें अपने देश में ही ना, हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट होके बिजनेस करना है। तो ये एलपीजी पॉलिसी उस समय आई थी, और वहां से ही हमारा वर्ड आया है लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि रिमूविंग द अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ओके, यहाँ पे आप ट्रेड भी लिख लीजिए, एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब इसके मेरिट्स को यदि हम डिस्कस करें, तो मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यदि हम लिबरल हैं, रेस्ट्रिक्शंस हट गए, और हमारे पास ग्लोबलाइजेशन भी है कि हम ज्यादा लोगों से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स एक कंट्री से ज्यादा जगह पे जो है हम बिजनेस कर सकते हैं अपनी कंट्री के अलावा। तो हम बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जो है हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि हमारी इनकम को बढ़ाएगा। तो ये एक मेरिट है। फिर चीप कमोडिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, हमारे पास कमोडिटीज जो हैं बहुत ही किफायती रेट में हमें मिल पाएगी, क्योंकि अबेंडेंस में प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक लिमिटेशन है कि यहीं से खरीदना है, जहां से हमें ठीक लगेगा, कम रेट पे रहेगा, तो उससे क्या है कि सभी को पता है कि कहीं जहां पे कम रेट में मिलेगा, प्राइसिंग कम रहेगी, वहीं से प्रोडक्ट जो है खरीदा जाएगी। तो बहुत सारे मार्केट्स अवेलेबल हैं, तो उसके कारण जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम रहेगी। फिर इम्पेटस टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि हमने एलपीजी पॉलिसी का मेन मकसद ये भी था कि प्राइवेट सेक्टर को आगे करना। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट में रिजर्व थे, उनको हटाना और प्राइवेट को भी अपॉर्चुनिटी देना। अब कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें होली गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, यदि हम लिबरलाइजेशन पॉलिसीज हमारी लिबरल है, रेस्ट्रिक्शन हटते हैं, तो हम फॉरेन कैपिटल को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, हमारी फॉरेन कैपिटल जो है वो बढ़ेगी, है ना। और इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छा खासा पैसा जो है बना पाएंगे, हम फंड क्रिएट कर पाएंगे, हम मदद ले पाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा बनेगा, क्योंकि स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट केस उससे आएगा
लिबरल है, पॉलिसी लिबरल है, जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी काम करने के उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिना लाइसेंसिंग के ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों में बढ़त होगी, तो एक स्टेबिलिटी बन पाएगी, बैलेंस बन पाएगा। ओके, तो ये हमारे मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन है। कि जब हमारे एलपीजी पॉलिसी है तो उससे क्या फायदा हुआ था फ्रॉम द लिबरलाइजेशन, जब ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटे हैं तो ये फायदे हुए हैं कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दैट मीन्स फॉरेन कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तो इफिशियंसी बढ़ेगी उससे, है ना। काम जो है जल्दी होगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, यदि प्राइवेट सेक्टर बना रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी होगा, वो उसकी डिमेरिट में आ जाएगा, है ना। तो ये है उसके मेरिट। अब स्टेप्स कौन से लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको देख लेते हैं। फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इन इंडिया, कि इंडिया में जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो उसके लिए क्या स्टेप। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई है लिबरलाइजेशन के कारण, दैट मीन इस इंडस्ट्री पॉलिसी में ऐसा किया गया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। अब मात्र 18 ऐसी इंडस्ट्री है जिनको रिजर्व किया गया है, जिनके लिए लाइसेंस जो है कंपल्सरी रखा गया है। जैसे कि उनके लिए जरूरी भी है, जैसे सिगरेट में पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके की कुछ इंडस्ट्रीज हैं, 18 इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसमें कवर्ड है, जिनके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है। बाकी सबके सबके लिए जो है लाइसेंसिंग का पोर्शन जो है यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है या रिड्यूस कर दिया। फिर अबॉलिशन ऑफ अननेसेसरी लीगल कंट्रोल, ये हमने देख लिया कि अननेसेसरी जो लीगल कंट्रोल बनते हैं इसको। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट जो है ग्लोबल लेवल पे काम करता है, तो हमारे जो दूसरी कंट्री करेंगे तो जो है और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्पेशली इंडिया डील करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और आर्टिस्टिक जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी पहचान जो है ग्लोबल लेवल पे होगी। ठीक है। देन एक्सपांशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इससे जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, प्राइवेट सेक्टर को जो है मौका दिया गया। और इसमें एक और चीज ये है, जो एबॉलिशन ऑफ अननेसेसरी लीगल कंट्रोल्स है, इसमें एमआरटीपी जो एक्ट थी, मॉनेटरी रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसी, इन्होंने पहले बहुत ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसी को ही कम, इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि उनके लिए ही परमिशन जरूरी रहेगी जिनका 100 करोड़ से ऊपर जो है बिजनेस है, अदरवाइज बाकी के जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो है ऑथेंटिक वे में जो है अपना बिजनेस कर सकती है, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल रहेगा एमआरटीपी, जिनका बिजनेस जो है 100 करोड़ से ऊपर। ये एक वहां पे जो है एक आपको डाटा दिया गया है जिसको आपको याद, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया है तो हमारे देश में जो है एफडीआई की परमिशन आई है, और एफडीआई की लिमिट जो है 51% जो है। यदि कोई फॉरेन से कोई आना चाहता है और यहाँ बिजनेस चाहता है तो वो 51% तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है, तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फॉरेन कैपिटल, है ना, तो जो है वो हमें हेल्प करेगा। तो दिस आर द स्टेप विच आर हेल्पफुल, है ना, जो हमें मदद करेगी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बनाने में। ठीक है, तो दिस विल हेल्प इन दिस वे, ये स्टेप्स ली गई हैं गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसमें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हमने कंपोनेंट्स देखे बिजनेस एनवायरनमेंट के, फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन क्या होती है और क्या लिबरलाइजेशन से फायदे हुए हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं लिबरलाइजेशन के लिए, दिस इज द थिंग। एक और चीज है, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में पूछ ली जाए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी की थी, एलपीजी में हमने लिबरलाइजेशन डिटेल में देख लिया, ग्लोबलाइजेशन देख लिया, हो सकता है आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन यही होता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, अब जो है वहां पे प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना काम भी उस फील्ड में कर सकते हैं।
है ना, जिससे जो है इफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की। ये उसका एक बहुत बड़ा अ, बोल सकते हैं कि मेरिट है। और इफिशिएंसी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ साथ हमारी जीडीपी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का, है ना। वहीं इसके नुकसान की अगर बात करें तो इफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर जो है दे विल टेक ह्यूज प्रॉफिट्स, है ना। मिसयूज हो सकता है रिसोर्सेज का, क्योंकि वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिसोर्सेज। तो ये शॉर्ट में हमने प्राइवेटाइजेशन डिस्कस कर लिया, यदि आता है तो। विद दिस हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है पूरा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस। आप देखिए कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। और अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू।